जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली इजराइल और यूएसए ने मिलकर अटैक किया है ईरान के ऊपर। तो देखिए, हमने पहले भी बात किया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अजम्पशन किया था कि हाँ, इजराइल अटैक करने वाला है ईरान के ऊपर। इवन 2025 में भी हमने देखा था कि इजराइल और यूएसए ने मिलकर अटैक किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो क्या है इसके पीछे रीजन? अभी क्या हुआ ऐसा अचानक कि इन्होंने अटैक किया? और इस अटैक में आपको पता है एक बहुत बड़ी बात कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खमेनी जो है, उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। उसके साथ ही कई सारी जो मेजर प्लेसेस है ईरान के अंदर, उनको खत्म कर दिया गया, कई सारे लीडर्स को खत्म कर दिया गया और मोर देन 200 पीपल जो है वहां पे किल कर दिए गए। ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। ईरान ने अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4। इजराइल ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, लोयंस रोयर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? ये जो ईरान और इजराइल जो एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे, इवन यूएसए की भी अगर हम बात कर ले तो यूएस ईरान, इजराइल ईरान, ये क्या हुआ करते थे, एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, अभी जो है प्रेजेंटली यूएसए क्यों चाहता है ईरान के ऊपर अटैक करना? इसका एक तो बड़ा कारण था, ये रिजिम चेंज चाहता है। रिजिम चेंज मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, जो सुप्रीम लीडर थे, उनको पसंद नहीं करता था यूएसए, उनको चेंज करवाना चाहता था ये। ठीक है, रिजिम चेंज चाहता है। साथ ही ये नहीं चाहता यूएसए कि ईरान क्या बनाए, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे। ये रीजन हो गया। उसके बाद इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल क्यों चाहता है ईरान के ऊपर अटैक करना? इजराइल क्यों पसंद नहीं करता ईरान को? तो एक कारण तो ये न्यूक्लियर वेपन। देखो, अगर हम मिडिल ईस्ट वाले रीजन की बात करें तो इजराइल इज द ओनली नेशन विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन उसने डेवलप कर रखे और वो नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई और नेशन डेवलप करे, और ईरान कर रहा था, तो इसलिए इजराइल क्या है, उसको पसंद नहीं करता है। साथ ही दूसरी चीज हो गई कि ये जो ईरान है, यहाँ पे पहले 1979 के पहले काफी अच्छे रिलेशन थे इजराइल के साथ, यूएसए के साथ। बट आफ्टर 1979 यहाँ पे आ जाता है एक नाम चीज, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन आता है जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, यही जो लीडर अभी सुप्रीम लीडर थे, उनके लीडरशिप में आ जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है तब से यूएसए भी पसंद नहीं करता उसको और इजराइल भी नहीं करता। क्योंकि इसके पहले क्या था कि यूएसए जो है, देखो एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे इसके पहले यूएसए को ऑयल का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता था ईरान से। लेकिन ये 1979 के बाद नई लीडरशिप के बाद क्या हो जाता है, उसको सारा फायदा मिलना बंद हो जाता है। तो इसलिए भी यूएसए गुस्सा रहता है इससे। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो है एंटी जायनिस्ट मूवमेंट चालू करते हैं। काइंड ऑफ कि ये जो एंटी जूइस हो जाते हैं, ऐसा समझ लो कि जो जूस कम्युनिटी रहती है कहाँ पे, इजराइल में, इनको ये अपोज करते हैं। देखो, ये मुस्लिम नेशन है, शिया कम्युनिटी है, ये जो है क्या करते हैं, अपोज करते हैं किसको, इजराइल के अंदर जो जूस कम्युनिटी रहती है, इसलिए इनको पसंद नहीं करते। तो ये समझ आया कि इसका क्या रीजन है अटैक करने का, यूएसए का क्या रीजन है अटैक करने का। अब एक चीज और कि यूएसए इजराइल को सपोर्ट क्यों करता है, ये भी हम यहीं पे समझ लेंगे। बेसिक एक मैं कनेक्शन बता रही हूँ सभी नेशंस का कि हाँ, क्या क्या कैसे कैसे कनेक्शन है। इवन अगर हम सऊदी अरेबिया की भी बात करेंगे, यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात करें तो वो भी ईरान को पसंद नहीं करता है, ईरान को अपोज करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे है सुन्नी कम्युनिटी। ठीक है, मुस्लिम की जो दो कम्युनिटी होती है, शिया और सुन्नी। सऊदी अरेबिया हो गया, इवन पाकिस्तान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, सभी जगह सुन्नी कम्युनिटी है। ईरान में है शिया कम्युनिटी। तो ये जो नेशन है, ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नेशन, ये जो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, वेस्ट एशिया वाला, सेंट्रल एशिया, ऐसा समझ लो, यहाँ पे अगर किसी का नाम चले, किसी की लीडरशिप रहे, कोई प्रोफेट रहे, बड़े पोस्ट पे रहे, तो वो जो हो सुन्नी कम्युनिटी का हो, ये चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ईरान को बर्डन देना चाहते कि अगर मानो ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा, ईरान अगर बड़ा बन जाएगा, तो सुन्नी कम्युनिटी के लोग बड़े हो जाएंगे, इनको उनके अंदर में रहना पड़ेगा, या फिर इस रीजन में उनका नाम ज्यादा चलेगा। तो ऐसा नहीं चाहते ये, इसलिए क्या करता है, इसको पसंद नहीं करता है, इस पर अटैक करता रहता है। ठीक है, उसके बाद यूएस और इजराइल ये एक दूसरे को सपोर्ट क्यों करता है? यूएसए का क्या बेनिफिट है यहाँ पे इजराइल को? तो देखो, इसका हम बता देती हूँ आप लोगों को। तो अगर हम इजराइल और ईरान की लोकेशन, देखो ये रही, इजराइल के लोकेशन को ऑब्जर्व करें तो ये किसके पास आ रहा है? एक तो मेडिटेरियन सी के पास आ रहा है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये हो गया सुएज कैनाल, जहां से काफी ज्यादा ट्रेड यूरोप से लेके एशिया तक का होता है। बहुत बड़े लेवल पे इस रूट से क्या होता है, ट्रेड होता है। तो अभी थोड़े टाइम पहले रेड सी क्राइसिस आया था। ठीक है, रेड सी क्राइसिस, उसमें क्या हो जाता है, इस सुएज कैनाल को बंद कर दिया जाता है।
तो यूएसए को समझ आता है कि अगर ये बंद हो गई तो अपना ट्रेड पूरा बंद हो जाएगा, इसके बाद फिर इनको पूरा घूम के इधर से जाना पड़ेगा बहुत नीचे से, केप ऑफ गुड होप से होके, तो उससे क्या होगा, ट्रेड रूट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यूएसए चाहता है कि अगर इजराइल से अच्छा रिलेशन बना रखा तो एक तो इस जगह पे क्या दे देगा, ये अच्छी प्रेजेंस रहेगा, मानो ये बंद भी हो जाता है तो एटलीस्ट कहीं से कहीं से इधर से हमें निकलने का मौका इधर से मिल जाएगा, और उसके बाद ये सी के पास कंट्रोल रह जाएगा किसका, यूएसए का। साथ ही दूसरा रीजन जो है वो है ज्यूस कम्युनिटी। अगर हम ज्यूस की बात करें तो यूएसए के मेजर पॉपुलेशन, मतलब बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखोगे तो यूएसए के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सभी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कम्युनिटी वाला कनेक्शन, क्योंकि इजराइल में वही कम्युनिटी है, वहां के भी सारे बड़े बड़े लोग उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही तीसरी चीज क्या हो जाती है कि इजराइल जो है ईरान को पसंद नहीं करता है, यूएसए भी नहीं करता है, तो यहां से इसका भी दुश्मन उसका भी दुश्मन, इसलिए दोनों दोस्त थे। तो इस तरीके से समझ लो कि ये क्या है, इजराइल को इसलिए सपोर्ट करता है यूएसए। तो ये मैंने अभी आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से कौन सा नेशन कनेक्टेड है, क्यों पसंद नहीं करते, क्यों पसंद करते, क्यों अटैक करते एक दूसरे के ऊपर। अब हम चलते हैं 1979 में। 1979 के पहले चलते हैं, कहां से ये लड़ाई का एक जो बीज बोया है, मतलब ये लड़ाई पहले तो दोस्त थे, मैंने बताया आप लोगों को, कहां से बीज आया ये लड़ाई का। तो देखो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले मोहम्मद रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद रजा पहलवी जो थे, ईरान इजराइल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, मतलब ये जो गवर्नमेंट थी ये लाई गई थी यूएसए के द्वारा। यूएसए ने इनकी गवर्नमेंट बनाई थी यहाँ पे, और ये काफी अच्छे से सपोर्ट करते थे, मतलब यूएसए को ऑयल सप्लाई करना, यूएसए की मदद करना, तो ऐसे इनका रिलेशन बढ़िया से चलता था। तो इसलिए ये क्या थे, इनको पसंद थे, मतलब ईरान से अच्छे रिलेशन थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड रिलेशन था। और ईरान का कोई भी आइडियोलॉजिकली अपोज नहीं करता था इजराइल को भी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं आया था, उसके बाद आया, तब वो अपोज करने लगे उस कम्युनिटी को। उसके पहले ऐसा कोई आइडियोलॉजिकली अपोज करना ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो पहले काफी अच्छा रिलेशन बढ़िया से खुशहाली चल रही थी। अब क्या होता है 1979 में देखो ये जो था ना, यहाँ पे ईरान के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, कई सारे लोग अपोज करने लगते हैं महमूद रजा पहलवी का। क्यों, क्योंकि ये यूएसए को सपोर्ट कर रहा था, मतलब खुद के देश के सोचने से ज्यादा यूएसए को सपोर्ट करना, उसको पैसा पहुंचाना, उसको ऑयल पहुंचाना, ऐसी चीजें। तो ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। जब प्रोटेस्ट होने लगे तो वहां पे एक लीडर उभर के आता है, अयतुल्लाह अली खोमेनी। और ये जो रहते, देखो अयतुल्लाह किसी का नाम नहीं है, आप ईरान के जितने भी लीडर्स देखोगे सब में ये देखोगे अयतुल्लाह अयतुल्लाह लिखा रहता है। ये एक पोस्ट है, जैसे होता है ना हमारे पोस्ट प्रेसिडेंट हो गया ऐसा, तो ये पोस्ट है, नाम इनका ये है अली खेमिनी या रूहुल्लाह खोमेनी। खोमेनी कहीं जगह खेमिनी लिखा रहता है, तो वो आप देख लेना क्या है उसका एग्जैक्ट नाम, ठीक है। तो इनका रूल आ जाता है, इनकी लीडरशिप में स्टार्ट कर देते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ जाता है, इसको भी कुछ लोग पसंद करते हैं देश में और कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पसंद कर रहे थे। अभी भी जब इनकी डेथ हुई यहाँ के सुप्रीम लीडर की, उसके बाद कुछ लोग खुश भी है ईरान में। क्यों खुश है, क्योंकि वो ऐसा ही जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, ये चीजें चल रही थी, जो इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, ये उनको पसंद नहीं थी। तो कुछ लोग खुश भी है और कुछ लोग दुखी है कि इनकी डेथ हो गई। अभी यहाँ पे ईरान डिक्लेयर कर देता है इजराइल को इलेजिटिमेट। उसके साथ ही एंटी जायनिस्ट फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, मतलब ज्यूज कम्युनिटी जो है उनको अपोज करने वाली फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। साथ ही पूरी तरीके से जो डिप्लोमेटिक टाइज थी इजराइल के साथ खत्म कर लेते, यूएसए के साथ खत्म कर लेते। और ये रिवॉल्यूशन जो था फाउंडेशन बन जाता है आज के टाइम की जो हॉस्टिलिटी है, जो इनके बीच में लड़ाई चल रही है, दरारें बन गई, काय की वजह से ये रिवॉल्यूशन जो था इसने वहां पे एक नींव रख दी थी लड़ाई की। उसके साथ ही धीरे धीरे ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने लग जाता है, को लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दी, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने लगता है। और साथ ही ईरान जो है देखो इजराइल को अपोज कर रहा है, तो इजराइल के आसपास वाले अगर आप नेशंस देखोगे ना, जैसे इजराइल के आसपास वाले अगर नेशन देखोगे तो उसमें क्या कर देता है कि गाजा ये पैलेस्टाइन का ही पार्ट है, यहाँ पे हमास ग्रुप हो गया। ऐसे ही लेबनान में क्या हो जाता है, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हुतीज हो गया। तो ऐसे क्या कर देते, जैसे यमन हो गया, यहाँ पे हुतीज कम्युनिटी हो गई। तो ये सब को क्या करता है, ईरान बनाता है इन ग्रुप को, और ये सब जो है अपोज करते किसको, इजराइल को। किसको अपोज कर रहे सारे ये इजराइल को, मतलब ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह लो या प्रोक्सिस कह लो, ईरान के जो प्रोक्सिस थे ये सब क्या करते, इजराइल को अटैक करते। तो इजराइल का रिस्पॉन्स रहता है कि उसका एयर स्ट्राइक करता है ईरान के टारगेट्स पे, जैसे सीरिया में हो गया, वहां के ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मारना, साइबर वॉरफेयर करना, उसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट रिमेन, मतलब इस तरीके से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे थे। हमने 2025 में भी देखा
किस तरीके से स्ट्राइक करी थी, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जो मेन पे मतलब जो जगह थी, इस्फहान हो गया, नतांज हो गया, तो उस पर क्या किया था, यूएसए और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था, खत्म किया था। तो ये जो कोर इशू जो है इनके बीच की लड़ाई का, एक तो रिवॉल्यूशन था ही सही, बट आज के टाइम पे जो क्लेम करते हैं, जिस चीज का बोलते हैं कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं, वो है रीजन इनका न्यूक्लियर कोर कंसर्न है। मतलब इजराइल को लगता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी रखता है, मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। साथ ही यूएसए का भी यही कहना है। ईरान ने मना किया कि नहीं मैं डेवलप नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चुपके कर रहा है, तो इन दोनों को लग रहा है कि हाँ वो कर रहा है, इसलिए वो अटैक करते हैं। ईरान क्लेम्स, मतलब ईरान बोलता भी है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है काफी पीसफुल है। इवन एग्रीमेंट्स भी हुए थे। देखो इन सारी चीजों को जब हो रही थी ना, तब एक बार 2015 में एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, जिसको न्यूक्लियर डील भी कहते हैं हम, न्यूक्लियर डील। अब देखो यूएसए ने ईरान के ऊपर लगा दिए थे सैंक्शंस, मतलब ईरान सबको ट्रेड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बट कई सारे यूरोपियन नेशंस जो थे वो डिपेंड थे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, उनके ऑयल के लिए, गैस के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए। तो ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लग गए तब उनको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी तो वो सब यूएसए से बोलते हैं कि नहीं मतलब ऐसा थोड़ा ये सैंक्शन सही वही नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे JCPOA साइन करते, न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। इसमें ईरान कहता है कि नहीं मैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करूंगा, वो पीसफुल तरीके से चीजों को करूंगा, मतलब ऐसे बड़े लेवल पे नहीं करूंगा कोई भी बड़ा वेपन डेवलप, ठीक है, आप मेरे सैंक्शंस हटा दो। तो यहाँ पे P5 परमानेंट 5 मेंबर, कौन है परमानेंट 5? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। ये कौन सा परमानेंट मेंबर है? UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं ये, और साथ में मिलकर जर्मनी। ये 6 नेशन क्या करते, ये JCPOA मतलब ये जो न्यूक्लियर डील है ये साइन करते, किसके साथ? ईरान के साथ। तो उसके सैंक्शंस थोड़े क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सैंक्शंस मतलब एक तरीके से बहुत बहुत कम लेवल पे हो जाते हैं। यहाँ पे ईरान भी कहता है कि नहीं मैं अब न्यूक्लियर डेवलप ज्यादा नहीं करूंगा। बट 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है। अब वो क्या करते हैं, इस डील से क्या हो जाते, बाहर निकल जाते हैं। अब इस डील से बाहर निकल गए और ईरान के ऊपर लगा देते बहुत सारे सैंक्शंस, और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा देते। इसलिए हम पहले क्या करते थे, ईरान से काफी ज्यादा ऑयल परचेस करते थे, सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन ये सैंक्शंस की वजह से ही हमें उस पर बंद करना पड़ा। चाबहार पोर्ट पे भी लग गया था सैंक्शंस, लेकिन हमने थोड़ा बहुत मना के यूएसए को कि भाई हमें इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना पैसा लगा रहे, थोड़ा हमें वेवर दे दो, तभी हमें सैंक्शंस वेवर मिल रखा था। लेकिन अभी वापस उसने वेवर भी हटा दिया था, फिर से हमने थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड करवाया वेवर अप्रैल तक। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए हम ये देख लेते, सैंक्शंस उसने फिर लगा दिया, टेंशन वापस बढ़ गया उस जगह पे। तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो था ये बड़ा एक ट्रिगर बन गया, ट्रिगर पॉइंट। एक तो पहले रिवॉल्यूशन था ही सही, बाद में न्यूक्लियर वेपन का भी हो गया। तो अभी जो बोलते हैं उनको रिवॉल्यूशन की कोई बात नहीं आती, वो बोलते यही है कि न्यूक्लियर इशू है, मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब 2026 में क्या हुआ, वापस इजराइल जो है स्ट्राइक करते ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ईरान के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मेजर प्लेसेस है, जो इनके हेडक्वार्टर्स हो गए, जो जगह हो गई जहां पे लीडर्स रहते हैं, वहां पे अटैक करते हैं। ईरान ने भी रिटेलिएशन किया, ड्रोन का यूज किया, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया। इवन ईरान ने, देखो ईरान डायरेक्टली तो यूएसए को खत्म नहीं कर सकता, हमें पता है वो बहुत पावरफुल है। तो ईरान ने क्या किया, कई सारी जगह लाइक इजराइल हो गया, इजराइल के कई सारे बेस हो गए, मतलब यूएसए ने जो बेस बना रखे, उसके बाद सऊदी अरेबिया में जो बेस बना रखे, उसका यूएई हो गया। तो जहां जहां पे यूएसए ने अपने बेसेस बना रखे, और यूएसए ने बनाए हैं, हर जगह अपने बेस बना लिए कि हाँ यहाँ पे मेरा बेस, यहाँ मेरी जगह, यहाँ पे मेरी जगह, तो उन जगह पे क्या कर रहा है ईरान, अब अटैक कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। तो एस्कुलेशन, अभी तक तो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी कि हाँ ऐसे लोग जो है उनके थ्रू अटैक हो रहे थे, छोटे मोटे अटैक हो रहे थे, बट अब बड़े लेवल पे वॉर इन्होंने छेड़ दिए। और अभी क्यों हो रहा है ये, क्योंकि रीजनल टेंशंस बढ़ रहे हैं, साथ ही ईरान का मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ रही है, साथ ही इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न है, ओवर स्ट्रेटेजिक थ्रेट बिल्डअप। इजराइल को सिक्योरिटी कंसर्न अलग कि अगर ईरान डेवलप कर लेगा न्यूक्लियर वेपन तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ। तो द कॉन्फ्लिक्ट मूव फ्रॉम शेडो वॉर से लेके अब कैसा हो गया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन में ये आ चुका है। तो अभी ये भी हमने देखा कि जो लीडर है तो अली खमेनी, उनकी क्या हो गई है, उनको किल कर दिया गया है इसी यूएस और इजराइल एयर स्ट्राइक में। और ये भी पता चला है कि कई सारे लीडरशिप मीटिंग प्लेसेस जो हो गई, और कई सारे मतलब कमांडर हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, कई सारे लोगों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे मार दिया गया है। अगर यूएसए का रोल देखे तो यूएसए क्यों इन्वॉल्व हुआ, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन और क्या है, उसका अलायंस है
इसराइल के साथ क्यों है वो मैंने बताया था रीजन। एक तो कम्युनिटी, ज्यूज कम्युनिटी, साथ ही वो जो मलक्का वाला सुएज कैनाल वाला रूट है, मेडिटेरियन सी वाला रूट है, वो हो गया। साथ ही ईरान जो है कॉमन दुश्मन है दोनों का। मिलिट्री बेस है उसके मिडिल ईस्ट में, कई सारे मिलिट्री बेस है। उसके बाद अपोजिशन टू ईरानियन न्यूक्लियर एम्बिशन को अपोज करता है। यूएस ने क्या एक्शन लिया अभी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया इसराइल को, मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन किया इसराइल के साथ, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए ईरान के अगेंस्ट। यूएस जो है मतलब इसका रोल जो है, मतलब कहता क्या है वो कि मैं तो रीजनल स्टेबिलिटी कर रहा हूँ। इवन ये भी कहता है यूएस तो कि मैं तो पीस एस्टेब्लिश करने का काम करता हूँ, मुझे तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। लेकिन रियलिटी हम सभी को पता है क्या है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ग्लोबल पावर्स, अगर दूसरी पावर्स की बात करें मिडिल ईस्ट में, देखो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में पूरा क्यूओस क्रिएट हो रखा है, क्योंकि ईरान ने हर किसी के ऊपर अटैक किया है, जो भी नेशन जहां पे यूएसए के बेस है। क्योंकि सभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो कम्युनिटी वहां पे सुन्नी कम्युनिटी, और ईरान अकेला उस बीच में शिया कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो सभी उसका अपोज करते। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, सभी अपोज करते, सबके ऊपर उसने अटैक किया है। सऊदी अरेबिया राइवल है ईरान का, ये भी कंसर्न है गल्फ सिक्योरिटी और ऑयल रूट को लेके। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट प्लेस हम एक बार और बता देती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ। इवन सऊदी अरेबिया को ये भी कंसर्न है यहाँ पे, क्या कंसर्न है कि जो पर्सिया है ये तो ईरान का नाम था पुराना, और इसी ईरान के नाम पे इस गल्फ का नाम रखा है, तो इसका नाम अरेबियन गल्फ क्यों नहीं रखा सऊदी अरेबिया के नाम पे, ठीक है। तो उसे ये भी यहाँ पे कंसर्न है कि इसका नाम इसके नाम पे रखा हुआ है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा जो है ऑयल का ट्रेड है, मतलब ट्रेड इसी रूट से होता है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इसी रूट से होता है। चाइना का तो मोर देन 90% ऑयल जो है इसी रूट से होके जाता है। तो ये जो स्ट्रेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है। ये रेड सी हो गया, सुएज कैनाल हो गया, इससे भी काफी ज्यादा ट्रेड होता है। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी क्या कर दिया अभी इसके टाइम पे, बंद कर दिया है। क्योंकि ईरान हमेशा से बोलता है, कभी भी लड़ाई होती है ना, ईरान यही बोलता है मैं बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। किया भी है कई बार टेम्पररी बैन, और वापस से खोल देता है, क्योंकि इसको बंद करना इतना आसान नहीं होता है। तो अभी भी ईरान ने बंद किया है, टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट तो नहीं होगा, ठीक है। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना, देखो अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ईरान के दोस्त हैं, मतलब ईरान को सपोर्ट करते दोनों। क्यों करते? क्योंकि एक तो चाइना तो उसका काफी बड़ा बायर है ईरान के ऑयल का, तो ये हमेशा डीएस्केलेशन की बात करता है। साथ ही ये भी काफी अच्छा पार्टनर है, रशिया भी क्या है, पार्टनर है ईरान का। और ये दोनों हमें पता है यूएसए के राइवल है, यूएसए के दुश्मन है दोनों, तो ऑब्वियसली ईरान के क्या है, दोस्त एक तरीके से। हालांकि इसराइल का दुश्मन नहीं है ये, इसराइल से ये बैलेंस बना के रखता है। जैसे इंडिया इसराइल से, ईरान से, दोनों से क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। यूरोपियन यूनियन जो है ये सपोर्ट करता है कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी लाओ, तुम यहाँ पे सीज फायर लाओ, इन चीजों को कंट्रोल करो, ठीक है। मतलब ऐसी बड़ी वॉर नहीं बनाना है हमें, यूरोपियन यूनियन शांति की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया का रोल हम देखें तो इंडिया का क्या रोल है, तो देखो इंडिया जो है इसराइल हो गया, ईरान हो गया, यूएसए हो गया, सब के साथ क्या बोल रहा है, बैलेंस बना के चलता है। तीनों के साथ क्या करके चलता है, बैलेंस, क्योंकि हमारी तीनों से जरूरत है। देखो इंडिया जो है बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि इसराइल जो है उसका बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अभी हमने देखा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मोदी जी कहाँ गए थे, इसराइल विजिट पे गए थे, और उसके बाद ही अटैक हुआ है ये, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना, इवन पता था कि ऐसी सिचुएशंस बन रही है कि इसराइल अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, बट उस सिचुएशन में मोदी जी इसराइल गए थे। हमने इवन स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करी यहाँ पे जाके, उसके बाद हमने हेक्सागन ऑफ अलायंस की बात करी, मतलब इसराइल का जो प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट है हेक्सागन ऑफ अलायंस, उसके अंदर भी इंडिया को रखना चाहता है वो। साथ ही गोल्डन होरिजन हो गया, ये हमने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये इनकी हमने बात करी थी, इसराइल से लेने की, इसराइल के साथ जुड़ने की, इन चीजों में। साथ ही ये हमारा काफी अच्छा डिफेंस पार्टनर है, डिफेंस की चीजें सप्लाई करता है। उसके बाद अभी हमने बोला कि हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे इसराइल के साथ, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा इसराइल हमें, तो इससे हमारा काफी अच्छा रिलेशन अभी के टाइम पे और बढ़ रहा है। पहले हालांकि बहुत पहले की अगर हम बात करें तो पहले हम नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे सपोर्ट करने लग गए। टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन। और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान बड़ा एनर्जी सप्लायर है, बताया था मैंने पहले, काफी ज्यादा ऑयल हम ईरान से परचेस करते थे, बट ड्यू टू सैंक्शंस वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट। उसके बाद हमारा चाबहार पोर्ट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेंट्रल एशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उससे अगर हमें कनेक्टिविटी चाहिए तो चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ईरान जरूरी है। ठीक है, तो ईरान से भी बैलेंस बना के रखते हैं हम, गेटवे टू सेंट्रल एशिया। अब सोच रहे होंगे कि अगर ईरान पहले ही ऐसी इनस्टेबिलिटी वाले सिचुएशन में, ऐसे सैंक्शंस में घिरा हुआ है, तो क्यों इंडिया ने चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया? तो क्या इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन है कोई? ये आपको सोचना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और इवन देख भी सकते हो आप कि अगर हमें सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ तो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान हमें कभी हेल्प नहीं करेगा। इसके अलावा हम कहाँ से जाएंगे? तो हमारे पास ईरान ही ऑप्शन बचता है जिसके हेल्प से हम अंदर जा सकते हैं। अब इंडिया के अगर करंट अप्रोच देखे तो पीस की बात करता है, मतलब किसी की साइड नहीं लेता है, साथ ही प्रोटेक्टिंग, मतलब चाहता है इंडिया की इंडियन सिटीजन। अगर हम बात करें गल्फ रीजन में तो बहुत सारे इंडियन सिटीजन कहाँ रह रहे? गल्फ रीजन में रहते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन, साथ ही ऑयल इंपोर्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो ट्रेड हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इन सभी के लिए इंडिया चाहता है कि ऐसा प्रोटेक्ट रहे, वहां पे कोई ऐसा टेंशन क्रिएट ना हो। तो लार्ज इंडियन डायस्पोरा है, साथ ही ऑयल प्राइसेस, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे देश में प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा वो। उसके साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक पॉलिसी इन फॉरेन अफेयर्स, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रखता है, मतलब हमारे इंटरेस्ट को हम हमेशा रखते हैं। तो इंडिया जो है न्यूट्रल और बैलेंस्ड स्टांस अभी के टाइम पे रख रहा है, मतलब किसी की साइड पर्टिकुलर नहीं ले रहा, कभी भी नहीं लेता है जनरली भी। रशिया यूक्रेन वॉर में देख लो, किसी भी लड़ाई में देख लो, इंडिया कभी साइड नहीं लेता किसी की, न्यूट्रल रहता है, फिर दोनों को सपोर्ट करता है। हम मल्टी है, देखो पहले हमारी पॉलिसी थी, एक और बता देती हूँ चीज, पहले हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, मतलब हम किसी के साथ न तेरा किसी के साथ नहीं रहते थे। जैसे जब रशिया, यूएसएसआर और यूएसए जो अलग अलग हुए थे कोल्ड वॉर के बाद, तब हमारी ये पॉलिसी थी। बट आज के टाइम पे हमारी पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट, मतलब तेरा भी और तेरा भी, वैसा वाला सिचुएशन आज के टाइम पे मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ग्लोबल क्या इंपैक्ट होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, ये भी देख लेते। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि काफी इंपॉर्टेंट शिपिंग मतलब रूट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट, दूसरे जो प्रोक्सी ग्रुप है सब इन्वॉल्व होंगे। बड़ा मिडिल ईस्ट में बड़ी वॉर की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अगर ईरान दूसरे नेशन लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ऐसे नेशंस पे अटैक करेगा तो वो नेशन भी इन्वॉल्व होंगे वॉर में, तो यहाँ पे बड़े लेवल पे वॉर क्रिएट हो सकती है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, ऑलरेडी अनसर्टेनिटीज है हमें पता है, लेकिन और बड़े लेवल पे होगी, ग्लोबल लेवल पे होगी, क्योंकि पहले ही मतलब जैसे सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, सब कुछ अनसर्टेन हो रहा है। अब इसका अटैक करना, अब यूएसए ये भी कह रहा था कि चाइना पे अटैक करेगा, ये भी न्यूज कहीं चल रही थी ऑलरेडी। यूएसए मतलब कहीं ना हो तो भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है वॉर में। तो जैसी चीजें चल रही है, काफी ज्यादा क्यूज क्रिएट हो रखा है, और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे इंपैक्ट होता है हमारे देश के ऊपर भी, कि ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि लड़ाई किसी दो देश की हो रही है तो इंडिया अपने देश में बैठा है बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, विल डिप्लोमेसी स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट और इज मिडिल ईस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अ लार्जर वॉर? ये आपको कमेंट में बताना है, आपको क्या लगता है कि क्या डिप्लोमेसी से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़ी वॉर की तरफ जा रहा है? ठीक है, ये आपको अपने व्यूज देना है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट ओवर हियर, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल SSB वर्ल्ड एवरीडे, सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को पता चले कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच।